हेलो, आप सभी का इस क्लास के आखिरी भाग में स्वागत है। हम मानव में लैंगिक जनन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार से अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमने बात करी थी कि पेड़ पौधों में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम मानव में भी किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मानव में लैंगिक जनन होता है और इस प्रक्रिया में नई संतान पैदा करने के लिए उनके प्रजनन तंत्र में उत्पन्न नर और मादा युग्मकों का संलयन आवश्यक है। ये किस प्रकार से होता है? नर और मादा युग्मक कौन से हैं? एग और स्पर्म। इन दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलते हैं और फिर उससे क्या बनता है? जायगोट बनता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स वापस से आ जाते हैं और इसके बारे में मायोसिस जो होता है उसके बारे में आपने पढ़ा था। फिर यही जायगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो फिर बड़े होके बच्चा बनता है और 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होती है। तो इस प्रकार से मानव में लैंगिक जनन होता है। तो यौवन आरंभ प्यूबर्टी क्या होती है? जैसे ही शरीर की सामान्य वृद्धि की दर शुरू होती है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन उत्तक यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज परिपक्व यानी मैच्योर होना प्रारंभ कर देते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं। अब किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था का मतलब होता है एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस के बाद आता है एडल्टहुड, यानी इसके बाद हम पूरी तरीके से एडल्ट बन चुके हैं होते हैं। और बचपन, हमारा बचपन जो होता है, ऐसे अलग अलग हमारे जो जीवन है उसके लाइफ के स्टेजेस होते हैं। तो बचपन के बाद आता है एडोलेसेंस और फिर आता है एडल्टहुड। तो बचपन के बाद हमारे शरीर में कई ऐसे चेंजेस आते हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चेंज तो ये होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, जनन उत्तक होते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और जब ये मैच्योर होना प्रारंभ करते हैं उस टाइम को प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी के टाइम हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं और फिर हम एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था को एंटर करते हैं। यौवनारंभ पर लड़कों और लड़कियों में सामान्य परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे कि बगल में, अंडर आर्म्स में, कांख में एवं जांघों के मध्य जननांगिक क्षेत्र में बाल निकल जाते हैं तथा उनका रंग भी गहरा होने लगता है। इसके अलावा पैर, हाथ, चेहरे पर थोड़े छोटे छोटे बाल शुरू हो जाते हैं उगना, जिसे महीन रोम कहते हैं। और ये इसके अलावा जो त्वचा होती है वो अक्सर तैलीय हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस तैलीय त्वचा के कारण एक्ने, पिंपल्स भी निकल सकते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स में हमारे चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोन के कारण हमारे शरीर में चेंजेस होने लगते हैं और शरीर का स्ट्रक्चर भी बदलने लगता है। अब हम नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आप इस चित्र को देखिए, ये अलग अलग भाग होते हैं नर जनन तंत्र के। अब आप देखिए, ये है यूरेथ्रा, इसे हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। ये पीनस है जिसे शिश्न कहते हैं। ये एरेक्टाइल टिश्यू है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, आपको ये दिख रही होगी। ये ब्लैडर है, मूत्राशय। ये सेमिनल वेसिकल्स हैं और ये एनस रेक्टम है। ये है स्क्रोटम यानी वृषण कोश और ये है टेस्टिस यानी वृषण। एक एक करके क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो वृषण टेस्टिस क्या होती है? पहले तो नर मनुष्यों के 2 वृषण होते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यानी कि नर जनन कोशिका यानी मेल जर्म सेल्स जो होते हैं, जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, ये शुक्राणु में ये जो शुक्राणु होते हैं मतलब स्पर्म्स, इनका निर्माण वृषण में होता है। तो स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और ये कहाँ बनते हैं? ये कहाँ बनते हैं? इनका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में यानी टेस्टिस में। और ये कितने होते हैं? टेस्टिस 2 होते हैं। तो यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, जैसे आपने उस पिक्चर में देखा था। इसका कारण यह है कि शुक्राणु यानी स्पर्म उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, क्योंकि स्पर्म्स के बनने के लिए और इसको सुरक्षित रहने के लिए जो तापमान चाहिए वो हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। इसलिए ये ऐसी जगह पे स्थित होते हैं जहाँ पे ये एकदम कूल रहे। अब दूसरा हमारा होता है
प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ये दूसरा होता है नर जनन तंत्र का एक भाग। अब प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। तो प्रोस्टेट और शुक्राशय क्या करते हैं, इनमें से कुछ स्राव रिलीज होते हैं और ये शुक्र वाहिका में जाते हैं, और उससे क्या होता है, शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, यानी स्पर्म्स के लिए एक फ्लूइड मीडियम बन जाता है। तो वो शुक्र वाहिका में आ जाता है। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करते हैं। तो इनका क्या दो इनके क्या पर्पस होते हैं। एक तो ये इनका स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, और दूसरा ये स्पर्म्स को पोषण भी प्रदान करते हैं। तो ये आपको प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पे दिख रही है ना, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसके अलावा ये आपको जो दिख रहा है ये शुक्राशय है, जिसे इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। तो ये है शुक्राशय। और इन दोनों से क्या रिलीज होता है, इन दोनों से ऐसा फ्लूइड रिलीज होता है जो कि स्पर्म्स को पोषण भी प्रदान करता है, और वो इधर से उधर मूवमेंट उनका आसानी से हो पाए, इसलिए वो फ्लूइड उसमें भी मदद करता है। और ये जो है ये शुक्र वाहिका में ये तैर रहा होता है मीडियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा की। पुरुषों में शुक्राणुओं और मूत्र के लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो ये जो यूरेथ्रा होता है, तो वो शुक्राणु और मूत्र के लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में वो कार्य करता है। इसके अलावा पीनस या शिश्न होता है, ये एक ऐसा अंग है जो शरीर के बाहर होता है और मूत्र और शुक्राणु दोनों के निकास का कार्य करता है, यानी दोनों इधर से ही निकलते हैं। इसके अलावा शुक्रवाहिनी होती है वास डेफरेंस, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी होती है, और वहाँ पे जो तरल माध्यम होता है उसी में ये शुक्राणु यानी स्पर्म्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। और उत्पादित शुक्राणुओं का वितरण शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। तो ये होता है वास डेफरेंस। हमने चित्र में इन सारे भागों को आइडेंटिफाई कर ही लिया था। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं और ये कैसे दिखते हैं। तो उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है, साथ ही स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी पिछली स्लाइड्स में, और ये उसकी बेसिकली समरी है। अब हम जानेंगे कि शुक्राणु कैसा दिखता है। शुक्राणु क्या होते हैं, जो स्पर्म्स जिन्हें कहते हैं, ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यानी जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनक कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। तो आप इसका चित्र देख सकते हैं, एक इसकी लंबी पूंछ होती है और ये उसे जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं उनकी ओर तैरने में मदद करती है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब हम जानेंगे मादा जनन तंत्र किस प्रकार से दिखता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इस चित्र में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऐसे दिखता है, और ये इसके अलग अलग सारे पार्ट्स होते हैं। एक एक करके चलिए इन्हें पढ़ते हैं। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं गर्भाशय यानी यूट्रस। इसके अलावा ये जो पार्ट दिख रहा है ये है वजाइना यानी योनि, ये है सर्वाइक्स यानी ग्रीवा, ये है अंडवाहिका यानी फेलोपियन ट्यूब, और ये है अंडाशय यानी ओवरी। 2 ओवरीज होती हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये पूरा गर्भाशय यूट्रस है। इसके बाद सर्वाइक्स से ये योनि की तरफ यानी वेजाइना से पे खुलता है, तो ये ग्रीवा योनि ये सारे हो गए। अब इस प्रकार से ये दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कौन कौन से भाग होते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अंडाशय ओवरीज। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंड परिपक्व हो जाता है, यानी हर महीने क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं उसमें 1 अंडा परिपक्व हो जाता है। और मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण ओवरीज में होता है। तो फीमेल जर्म सेल्स जो हैं, फीमेल
जर्म सेल्स यानी एग्स ये ओवरीज में बनते हैं और ओवरीज में हर महीने एक सेल किसी भी एक ओवरी में मैच्योर हो जाता है, दोनों में साथ में नहीं होते, एक ओवरी में एक सेल हर महीने मैच्योर होता है। कब से मैच्योर होता है? बचपन से हमेशा तक नहीं होता है, ये केवल इसकी एक पूरी उम्र होती है, प्यूबर्टी जब हिट होती है यानी जब यौवन आरंभ होता है उसके बाद से ये 40 की 50 की उम्र तक ये हो सकता है, उसके बाद ये होना बंद हो जाता है, अंडा परिपक्व होना बंद हो जाता है। तो हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है और ये ओवरीज में होता है। अब दूसरा क्या होता है? अंडवाहिका। अंडवाहिका होती है फेलोपियन ट्यूब्स। महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा ये अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाया जाता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है यानी माहवारी होती है उस टाइम पे जब अंडा नहीं पका होता है, मतलब अंडा जो होता है, जो पका हुआ अंडा होता है, अगर वो स्पर्म से नहीं मिला होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के द्वारा वो यूट्रस यानी गर्भाशय में पहुंच जाता है और फिर वो वहां से निकल जाता है, उसकी शेडिंग हो जाती है, यूट्रस की शेडिंग, और साथ में वो अंडा भी निकल जाता है ब्लड के रूप में। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है इसका ये काम है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स का ये भी काम होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रैवल करके ओवरी तक पहुंचता है और वहां पे ओवरी में फिर वो अंडे से मिलता है स्पर्म और फिर वहां फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनता है। फिर जायगोट जो होता है वो आके गर्भाशय में यानी यूट्रस में स्थापित हो जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे, बट आप बेसिकली जान लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब्स का ये काम होता है। मेनली दो इसके इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म होता है वो वहां जाता है ओवरी तक, और दूसरा जब अगर वो अंडा उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ओवरी उस फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में आ जाता है। तीसरा गर्भाशय जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, यूट्रस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक बड़ा पेशीय यानी मस्कुलर अंग होता है जो पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और भ्रूण यानी फीटस के विकास के दौरान गर्भाशय क्रिया का क्षेत्र होता है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, फीटस का विकास, ये सारा इस जगह पे हो रहा होता है, इसलिए गर्भाशय यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है? ग्रीवा यानी सर्वाइक्स होता है। ये गर्भाशय के निचले सिरे को बनाते हुए संकरी गर्दन के समान मार्ग होता है जो बच्चे की डिलीवरी के समय फैलता है। तो सर्वाइक्स उस चित्र में आपने देखा ही था, ये वजाइना यानी योनि के जस्ट ऊपर होता है और गर्भाशय के नीचे होता है। अब योनि क्या होती है? योनि वजाइना होती है। ये लिंग के महिला शरीर में प्रवेश करने के लिए मार्ग के रूप में कार्य करती है और शुक्राणुओं को जमा करती है जो फिर अंड कोशिकाओं या अंड के साथ निषेचित करने के लिए गर्भाशय में जाते हैं। तो क्या होता है, जो वजाइना होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वजाइना के थ्रू ही स्पर्म्स एंटर करते हैं बॉडी में और फिर वो स्पर्म्स जो होते हैं फिर वो यूट्रस में चले जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो ये होता है वेजाइना। फिर इसके अलावा होता है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। अब जैसे मेल्स में तो मूत्र और शुक्राणु का रिलीज का एक ही जगह होती है यूरेथ्रा, ऐसे महिलाओं में नहीं होता है। महिलाओं में मूत्र मार्ग अलग होता है और वो केवल मूत्र के पारित होने के लिए कार्य करता है। तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा होता है। तो लिंग से निकलने वाले शुक्राणु योनि के माध्यम से महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पीनस और वेजाइना का जो मिलन होता है तो उसके थ्रू स्पर्म्स अंदर पहुंच जाते हैं और वो यूट्रस में प्रवेश कर देते हैं। तो शुक्राणु तब डिंब वाहिनी ओविडक्ट में के माध्यम से यात्रा करते हैं और महिला अंगों द्वारा उत्पादित अंडे से मिलते हैं। यहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो हमने फेलोपियन ट्यूब की बात करी थी ना, तो पहले तो ये वजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, यूट्रस में जाते हैं, फिर ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होती है। तो ये ओविडक्ट भी कहते हैं इसे, फेलोपियन ट्यूब को। ये यहाँ पे ट्रैवल करती है डिंब वाहिनी के द्वारा थ्रू और फिर ये यहाँ पे ओवरी में पहुंच जाती है और यहाँ पे जो अंडा होता है उससे ये मिल जाता है और इसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है,
मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंचते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल जाते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जब ये फीमेल और मेल जर्म सेल एक दूसरे से मिलते हैं, यानी स्पर्म और एग जब मिलते हैं, तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है जायगोट। और फिर जायगोट में लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, यानी लगातार कोशिका विभाजित होती रहती है। एक सेल फिर बनते बनते एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो जाके गर्भ में यानी कि वो यूट्रस में जाके स्थापित हो जाता है और वहां पे लगातार इसका विभाजन होता रहता है। बहुत सारी कोशिकाओं में इसका विभाजन होता रहता है। धीरे धीरे इसमें टिश्यूज होने लगते हैं, बनने लगते हैं, और वो टिश्यूज धीरे धीरे अंग बनाने लगते हैं, और ऐसे ऐसे पूरा वो बच्चे का निर्माण होने लगता है। 9 महीने तक इसका निर्माण होता है और उसके बाद डिलीवरी होती है। इस 9 महीने में उसका जो पोषण होता है वो गर्भाशय में ही हो रहा होता है, और उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, रुधिर प्रवाह, वो बढ़ जाता है ताकि उसका पोषण अच्छे से हो सके। और इसके अलावा जो यूट्रस की आंतरिक परत होती है वो मोटी हो जाती है, उसको पूरा शेल्टर करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए। और इसके अलावा भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, क्योंकि यानी कि जो मदर होती है उसके ब्लड से ही इस एम्ब्रियो, इस बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा होता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है। इस पोषण को मिलने के लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से उस बच्चे को पोषण मिलता है। ये एक तश्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंस होती है। इसके अलावा विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। इसका क्या मतलब है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा अंदर पल रहा होता है, वो वेस्ट भी जेनरेट करता है। जैसे कि हर ही जीवित प्राणी वेस्ट जनरेट करता है, उसको एक्सक्रीशन की आवश्यकता होती है, तो ये भ्रूण भी वेस्ट जनरेट करता है। और इस वेस्ट को कहाँ से निकाल दिया जाता है, प्लेसेंटा के माध्यम से, प्लेसेंटा के द्वारा इसे मदर के ब्लड में भेज दिया जाता है इस वेस्ट को, और फिर वो एक्सक्रीशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो प्लेसेंटा के क्या 2 काम होते हैं, एक तो पोषण मिलता है, दूसरा जो भी अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट होता है वो प्लेसेंटा से मदर के ब्लड में आ जाता है और फिर वो एक्सक्रीशन द्वारा हटा दिया जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि माहवारी यानी ऋतुस्राव क्या होता है। यदि अंडा जो है वो तो हर महीने निकलता ही है। प्यूबर्टी जब से होती है, यौवन आरंभ जब से होता है, तब से हर महीने एक अंडा परिपक्व हो जाता है और वो ओवरी में चला जाता है। अब वो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी कि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, तो लगभग 1 दिन तक ये जीवित रहती है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का मोचन करता है, अतः निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह तैयारी करती है। तो जो यूट्रस होता है वो भी अपने आप को थिक बनाती है, उस अपने वॉल्स को, और अपने आप को प्रिपेयर करती है वो। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में क्या होता है, ये परत की भी आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है। अर्थात कि ये जो अंडा होता है जो हर महीने परिपक्व होता है, इसके अलावा जो यूट्रस की लाइनिंग होती है जो थिक हो चुकी होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो इन सब की आवश्यकता नहीं होती, इनको शरीर से निकालना आवश्यक होता है। और इस वजह से ये परत धीरे धीरे टूट के योनि मार्ग यानी वजाइना से निकल जाती है। कैसे निकलती है वो, ब्लड और म्यूकस के रूप में निकलती है, और ये हर महीने 2 से 8 दिनों तक इस प्रकार से ब्लड का फ्लो हो रहा होता है। इसे कहते हैं माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन। इस चक्र में लगभग 1 महीने का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म भी कहते हैं।
तो ये मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है लगभग 10 या 16 साल की उम्र के बीच में, यानी यौवनारंभ प्यूबर्टी जब होती है तब ये शुरू होता है, और उसके बाद ये चलता है, हर महीने होता है ये, और फिर ये ख़त्म होता है जब 40 या 50 की उम्र के बीच में कभी भी ये ख़त्म हो जाता है, और तब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अब हम जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है। पहले तो इसकी डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। प्रजनन स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक यानी फिजिकल, मेंटल और सामाजिक यानी सोसाइटल कल्याण की स्थिति है, न केवल प्रजनन प्रणाली और इसके कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामलों में बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये तो मतलब होता ही है कि जो हमारी प्रजनन प्रणाली है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये सारे स्वस्थ रहें, इनका सारा जो कार्य हो रहा हो, इनके सारे प्रोसेस अंदर हो रहे हो, वो एकदम सरलता से, आसानी से हो रहे हो, एकदम स्वस्थ रहेंगे, ये तो होता ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन इसके अलावा भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है ओवरऑल शरीर में और मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से एक कल्याण की स्थिति हो, यानी एक वेलबींग की स्थिति हो, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमें जानना चाहिए, सोचना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों की संचरण अनेक प्रकार से हो सकती है। इसमें जीवाणु जनित जैसे कि गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे मस्सा, वार्ड तथा HIV एड्स शामिल हैं। शिश्न के लिए आवरण अथवा कॉन्डम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है, अर्थात ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से सेफ रहने के लिए कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए सेक्स के दौरान। और महिलाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे प्रेगनेंसी के लिए कब फिट होती हैं। प्रभावी जन नियंत्रण विधियों का उपयोग करने से अनचाही गर्भावस्था होने की संभावना बहुत कम हो सकती है। इसमें कॉपर टी और ऐसे बहुत सारे संसाधन होते हैं जिससे आप अनचाही प्रेगनेंसी यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, और इसलिए हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके हमें उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न तो यह है कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार से भिन्न है। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करी थी कि सबसे पहले तो पॉलिनेशन होता है एक प्लांट में, जिसे हम परागण कहते हैं। उसके बाद होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा होता है, पॉलिनेशन पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे चले जाते हैं और स्टिग्मा पे जाके फिर वो उसके अंदर जाते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है या सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है वायु के द्वारा हो सकता है या जल के द्वारा हो सकता है या किसी प्राणी के द्वारा हो सकता है जैसे कि मधुमक्खियाँ, तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन। दूसरा चरण होता है फर्टिलाइजेशन। इसमें जो मेल जेमेट होता है वो फीमेल जेमेट से मिल जाता है और ये फिर क्या बनाते हैं, मिलके जायगोट बनाते हैं। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों में इस प्रकार से अंतर होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। चलिए आप इस वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर दीजिए। तो हमने पढ़ा था कि प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्राव डालते हैं जो स्पर्म्स को एक तरल माध्यम में फ्लूइड माध्यम में फ्लोट करने की अनुमति देते हैं। इसके दो बेनिफिट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो इनका मूवमेंट सरलता से होता है शुक्राणु का, यानी स्थानांतरण सरलता से होता है, और दूसरा ये जो स्राव होते हैं ये उन्हें न्यूट्रिशन यानी पोषण भी प्रदान करते हैं। तो ये उसके दो कार्य होते हैं। अब तीसरा प्रश्न ये है कि यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही आर्मपिट में और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर हेयर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक्ने भी हो सकता है, तेलीय हो जाती है त्वचा, और
लड़कों में क्या होता है, बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, मुस्टैश आनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा उनका जो एडम्स एप्पल होता है वो बड़ा हो जाता है, अर्थात उनकी वॉइस जो होती है वो भारी हो जाती है। और जो लड़कियाँ होती हैं उनमें भी कई चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनमें माहवारी शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, उसकी प्रोसेस, उनकी साइकिल शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनके जो हिप्स हैं वो वाइड हो जाते हैं, उनके ब्रेस्ट्स बड़े हो जाते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो वाइड हो जाते हैं। इन दोनों की ही, मेल्स और फीमेल्स की दोनों की हाइट बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से यौवनारंभ में अलग अलग परिवर्तन लड़कों और लड़कियों में दिखाई देते हैं। अब चौथा प्रश्न क्या है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो उनको रुधिर प्रवाह से ही प्राप्त होता है, ब्लड के थ्रू प्राप्त होता है। और एक संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से सारा पोषण अंदर जा रहा होता है। इसके अलावा जो वेस्ट होता है उस बच्चे का, वो वेस्ट भी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के ब्लड में आ जाता है और फिर वो एक्सक्रीशन से हट जाता है। तो इस प्रकार से गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मिलता है। अब पांचवा प्रश्न ये है कि यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या ये उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? आप इसका उत्तर सोच के बताइए। तो अगर कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग करती है तो कॉपर टी से क्या होता है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, यानी अनचाही गर्भावस्था, वो नहीं होती। लेकिन इससे ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं उनसे बचाव हो सके, यानी यौन संचारित रोगों से रक्षा इससे नहीं हो सकती है, इसलिए कॉन्डम का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो चलिए आइए दोहराते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए इसे किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार से होता है ये जाना। फिर हमने पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से जाना। फिर हमने मानवों में रिप्रोडक्शन के बारे में जाना और हमने देखा कि यौवन आरंभ में यानी एडोलेसेंस में किस तरह के चेंजेस होते हैं और फिर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, और फिर किस तरह से बच्चे की पूरी अंदर ग्रोथ होती है और 9 महीने बाद डिलीवरी होती है। तो ये रिप्रोडक्शन का जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हमने सीखी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो जानना उसके बारे में आवश्यक है और इसका ख्याल रखना भी बहुत आवश्यक है। उम्मीद है इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अब अगले चैप्टर में हम और रोचक बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन बहुत अच्छा हो और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। गुड बाय।